लोगों को नसबंदी के लिए प्रेरित किए जाने के लिए शासन के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे में नसबंदी कराने वाले और उनको प्रेरित करने वाले लोगों को सहयोग राशि भी शासन के द्वारा दी जा रही है। वहीं सहयोग राशि और शासन के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के कारण ही पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप के हालात निर्मित हो गए, भीड़ भाड़ के हालात निर्मित हो गए। यहां पर केवल 30 ऑपरेशन किए जाने की व्यवस्था है हर सप्ताह, लेकिन यहां 1 सैकड़ा से भी ज्यादा मरीजों के पहुंच जाने से यहां पर अव्यवस्था के हालात होते नजर आई। आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के माध्यम से क्या कुछ हुआ पटेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जिले के पटेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने लगी यह भीड़ नसबंदी कराने वालों की है। नसबंदी कराने के लिए यहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और उनके परिजन आ गए, लेकिन यहां पर केवल 30 ऑपरेशन किए जाने हैं। ऐसे में यहां पर हंगामा खड़ा हो गया और हंगामे के बीच कर्मचारियों ने रजिस्टर को उठाकर छत पर ले गए और इस व्यवस्था को बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के द्वारा इस व्यवस्था में कोई तरह का सहयोग नहीं दिया गया, जिस कारण से यहाँ अव्यवस्था के हालात बनते नजर आए। कई मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग के अमले पर मनमानी के आरोप लगाए। दरअसल हर सप्ताह 30 केस के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन हर माह हर सप्ताह ही करीब 100 केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में केवल 30 केस को ही लिए जाने के कारण आगामी सप्ताह के लिए उन्हें टाला जा रहा है, जिस कारण से वे लोग जहां फिर से आ रहे हैं वहीं उसके बाद नए केस आ जाने के कारण यहां पर परेशानी हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह के आरोप मरीज लगा रहे हैं और क्या सफाई दे रहे हैं यहां पर ऑपरेशन कराने वाली टीम के सदस्य। वहीं कोई भी यहां पर मास्क लगाया हुआ नजर नहीं आ रहा। पुरानी भेज नहीं रहे हम उठा के गरीब आदमी हमारे पर्ची दूसरों से तुम पैसों द्वारा काट रहा है, कैसे जुगाड़ चला रहा है। नाम भी लिखला उनने हमारे तो पकाओ नाम तो बेचारा के बेरद्द होगा, क्या होगा ना। कब से बैठ आप यहाँ कब से बैठे? हम इधर बैठे 6 बजे थी। 6 बजे की? 6 बजे कुछ नहीं हुआ, कच्छु नहीं हुआ। आप भी आई हो साथ में? डॉक्टर लोग मिला ही नहीं रहा, हमका जानते हैं क्या है। ये महिला नसबंदी का दिन है आज गुरुवार, इसलिए महिलाएं आई है। कोई मास्क लगा रहा है ना सर, डिस्टेंस पालन हो रहा है। क्या हो रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठी ज्यादा हो गई है कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। जो आदमी है वो भी परेशान कर रहे हैं, जो स्टाफ आया है वो भी परेशान कर रहे हैं, आशा ही परेशान कर रही है। अपन को कैंप का रूल आया है कि अपन को 30 केस से ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि 30 पलंग है अपने पास। अब वो हो गया है 100 केस, इसलिए वो भीड़ मचा रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते पहले केस वो हो गए थे। हाँ, क्या हुआ जैसे पिछली बार 30 केस लेना था अपन को, अब 90 केस आ गए हैं। तो जो 60 केस हैं वो तो अगले कैंप में जाएंगे। वो अगले कैंप में अपन को 30 केस लेना है तो 30 केस और बचेंगे, वो तीसरे कैंप में जाएंगे। इसलिए उनको लग रहा है कि हम 2 बार आ चुके, हमारा नंबर क्यों नहीं लग पाया। क्योंकि एक कैंप में 100 मरीज आ रहे हैं, तो लेना अपन को मात्र 30 है। जो एक्स्ट्रा होंगे वो अगले कैंप में जाएंगे, अगले कैंप में भी 30 लेना है तो वो एक्स्ट्रा बचेंगे, वो अगले कैंप में जाएंगे। सुना है कुछ मरीजों का कहना है कि हमको बुला लिया गया है। नहीं, किसी को नहीं बुलाया अपन ने किसी को कोई खबर नहीं करी है। बस ये बताया कि आज कैंप है, 30 केस लेना है। और अब जो आशा है अपने यहाँ से 1 ही केस लेके आई, अब वो 3 केस लेके आ गई तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। सबको जानकारी है, सब कुछ पता है। ये करीब 5-6 महीने से कोरोना चल रहा है, सबको बताया कि मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। पुलिस भी पूरी खड़ी हुई है पीछे, पुलिस भी सबको समझा रही है। दमोह जिले में नवाचार के तहत समूहों के द्वारा धान खरीदी की जा रही है, लेकिन सिमरी आंजनी में खरीदी करने वाले समूह पर किसानों के द्वारा पैसा लेकर धान खरीदी किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। यह नवाचार दमोह जिले में किया गया, जिसमें समूहों को धान खरीदी का अधिकार दिया गया, लेकिन इन किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोप लगाए हैं कि आंजनी स्व सहायता समूह के कुछ लोग और वहां के प्रबंधक के द्वारा पैसे लेकर के धान खरीदी की जा रही है। क्या है इन किसानों के आरोप, आइए आपको सुनाते हैं। हाथ से पकड़ो। तुम लेके हमसे मिल लेंगे थोड़ी एक मिनट। ठीक है।
मैं अपनी धान बेचने सिमरी स्वसहायता समूह अंजनी केंद्र पर गया था, तो 126 बोरी में अपनी धान ले गया था। 126 बोरी पर मुझसे 7,000 रुपये लिए गए, नहीं तो मेरी धान नहीं तोली जा रही थी। कौन कर रहा है ये सब? समूह के प्रभारी खुमान सिंह और ऑपरेटर गोपाल सिंह, दोनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा धांधली की है। सभी किसानों से पैसे लिए, बिना पैसे की किसी भी किसान की धान नहीं तोली। सीतानगर परियोजना के कारण आसपास के करीब 11 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं और इन गांवों में रहने वाले लोगों के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके रोजगार की मांग की। करीब 25 युवाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कहा कि उनकी जमीनें, उनके मकान इस परियोजना की भेंट चढ़ रहे हैं। इस कारण से उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया था कि उनको इसी परियोजना के अंतर्गत काम दिया जाए, जिसको लेकर वो एक लिस्ट सौंपने के लिए आए थे, जिससे उनको रोजगार मिल सके और वो आगे अपना भविष्य संवार सके। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा यहां आए युवाओं ने। आज इतना नहीं आ आप लोग रोजगार नहीं हम लोग की सर वो दूसरी समस्या है, वो बांध वाली समस्या के अंतर्गत एक काम करो ना, परेशानी आ रही है। हम लोग बरखेरा नहर से आए हैं, गीतानगर ग्राम परियोजना से। हम लोगों का ज़मीन छीनी जा रही है, उसमें जा रही है डूब में, और हम लोगों के मकान जा रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की थी, अब उसके कारण पूरी पढ़ाई रद्द हो गई है। अब आगे की हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाएं, इसलिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मिलकर बात की थी कि हम लोगों के लिए उस बांध में जॉब दी जाए। हम लोग कुछ 20-25 लोग हैं, तो कलेक्टर साहब ने बोला था कि हाँ, तो आप लोग लिस्ट बनाओ, तो हम लोग लिस्ट बना के ले आए। तो आपकी जब मुआवजा नहीं मिल रहा है क्या? आपके मुआवजा मिल रहा है, आधे से आधा मुआवजा मिल रहा है। कितने लोग, कैसे कितने परिवार हैं? परिवार तो 9 गांव जा रहे हैं। 9 गांव जा रहे हैं। हाँ, उनकी पूरी जमीन जा रही है और पूरे मकान जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एवं लॉजिस्टिक के अध्यक्ष राहुल सिंह लोधी के ऊपर कालिक फेंकने एवं जूतों की माला पहनाए जाने के प्रयास के मामले में तीनों आरोपियों को बेल मिल गई है। यह बेल किस आधार पर मिली है और क्या कुछ कहा उनके अधिवक्ताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष राहुल सिंह वाले प्रकरण में, जिसमें राहुल सिंह के ऊपर जूता फेंका गया था और स्याही फेंकी गई थी, उस मामले में आज माननीय न्यायालय के सेशन न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। और इस मामले में 2 प्रमुख चीज़ें हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तर्क के दौरान रखी थी। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है अन्वेश कुमार वाला। उस जजमेंट में ये कहा गया है कि जिन मामलों में अधिकतम 7 साल तक की सज़ा है, उसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी डायरेक्ट ना की जाए, लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो यहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना पुलिस के द्वारा की गई थी। और हम लोगों का ये भी कहना था कि ये चूँकि कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड दोनों व्यक्ति नहीं है, ये एक स्टूडेंट हैं, और जहाँ लोकतंत्र में आपको वोट देने का अधिकार है, वहाँ पर विरोध करने का भी अधिकार है। हमने मात्र विरोध किया था, और इस मामले में हमने जिस व्यक्ति का विरोध किया था उसने कोई हमारे खिलाफ FIR नहीं की। राहुल सिंह इस मामले के फरियादी नहीं है, जबकि ये मामला सत्ता के दबाव में आके पुलिस ने अपने ऊपर ले लिया। हमारा पुलिस से कोई विवाद ही नहीं था, ना हमने लोक सेवक होने के नाते उनके किसी भी कर्तव्य में कोई अवहेलना नहीं की कि उनको वो अपना कर्तव्य से विमुख हो जाए। तो ये हम लोगों ने तर्क रखे थे। माननीय न्यायालय ने हम लोगों के तर्कों को सुना, पर गुणदोष पर अभी किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना हमें तीनों आरोपियों को 30-30 हज़ार की जमानत पर रिहा किया है। इसमें दृक्पाल, सुनील और गीते सठिया, इन तीनों को आज माननीय न्यायालय से जमानत मिल गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे जब भी इस प्रकरण में विवेचना के बाद चालान प्रस्तुत होगा, तो हम अच्छे से अपना साक्ष्य में अपना पक्ष रख। राहुल सिंह स्याही कांड में आज अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार कौशिक के न्यायालय से आरोपीगण क्रमशः सुनील कुमार और द्रगेंद्र पाल सिंह के लिए जमानत का लाभ दिया गया है। इस मामले में 30-30 हज़ार रुपये की निजी मुचलकी पर उनको रिहाई का आदेश किया गया है। मैं बता दूं कि इस मामले में दिनांक 17/1/2021 को पूर्व विधायक राहुल सिंह के प्रोटेस्ट में ये लोग शामिल थे।
ऐसे एलिगेशन पुलिस के द्वारा लगाए गए थे। बाद में पुलिस ने इन्वॉल्व होकर के उनके अगेंस्ट में 353, 355, 504 के अंतर्गत मामला दर्ज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा के आरोप लगाए थे। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे अधिवक्ता टीम के द्वारा यह तर्क रखा गया कि किसी भी जनन नेता का प्रोटेस्ट करना किसी भी तरह से शासकीय कार्य में बाधा नहीं होता है। साथ ही माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिए गए थे कि इस मामले में पॉलिटिकल रंग देकर के पुलिस का दुरुपयोग करते हुए हमारे अक्यूजेस के लिए झूठा फंसाया गया है। साथ साथ हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे पढ़ाई को किए हुए हैं। इन तमाम सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने हमारे क्लाइंट्स के लिए जमानत का लाभ दिया है। इस मामले में एक रोचक पहलू 17 तारीख के बाद भी आया था। 18 तारीख से इस मामले ने एक यू टर्न लिया था, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बता रहा हूं और कोर्ट के बाहर की बातें हैं। यू टर्न ये आया हुआ था कि इस मामले ने एक पॉलिटिकल रंग लिया हुआ था, जिसमें किसी एक व्यक्ति के कद को बढ़ाने के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति के कद को घटाने के लिए कवायद शुरू हो गई थी। क्लाइंट्स के ऊपर जो कस्टडी में थे ये दबाव आ रहे थे कि किसी भी तरह से वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम इस मामले में बता दें, ताकि किसी व्यक्ति का कद घट सके और किसी व्यक्ति का कद बढ़ सके। हालांकि इस मामले का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वास्तविक घटना को छुपा करके पॉलिटिकल रंग दे करके ये मामला बनाया गया था। देहात थाना पुलिस के द्वारा लगातार अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान आशातीत सफलता भी उसको मिल रही है। पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई, जिसमें देर रात किल्लाई गांव में दबिश दी गई। मुखबिर से सूचना पुलिस को मिली थी कि एक कुचबंदिया समुदाय के व्यक्ति के घर में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है और अभी वहां पर शराब का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पुलिस ने मौका स्थल पर पहुंच करके कार्रवाई की तो वहां पर अवैध रूप से कच्ची शराब निर्माण करने की फैक्ट्री का संचालन होता पाया गया। पुलिस ने फैक्ट्री को नष्ट किया, साथ ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। दमोह जिले की देहात थाना पुलिस के लिए जानकारी लगी कि किल्लाई गांव में अवैध शराब के कारोबार के लिए फैक्ट्री संचालित की जा रही है। रात के वक्त वहां पर एक मकान के पीछे अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद वहां पर कार्रवाई की तो पता चला कि प्रकाश कुचबंदिया के घर के पीछे अवैध रूप से शराब का निर्माण किया जा रहा है। हमारे चैनल के हेड गणेश अग्रवाल को भी जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने भी उस स्थान पर पहुंचकर इस लाइव रेड को अपने कैमरे में कैद किया और पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान पता चला कि पुलिस ने रात के अंधेरे में ठंड के इस मौसम में इस फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां पर करीब 70 लीटर अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब को भी बरामद किया है और वहीं फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है। मालूम हो कि लगातार ही पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के निर्देशन में यह कार्रवाई की जा रही है अवैध कच्ची शराब के खिलाफ। और एक बार फिर किल्लाई गांव में एक फैक्ट्री का खुलासा हुआ है जहां पर अवैध कच्ची शराब का निर्माण किया जाता था। आप भी देखिए इस वीडियो में गणेश अग्रवाल के इस रिपोर्ट में किस तरह से पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया है। मोटरसाइकिल वाले को जाने देना ये भट्टी ये दो जन फैक्ट्री है ये देखिए सर टोपा लगा हुआ है कैन में आती जा रही है, ये कैन में आती जाती है। ये दारू कच्ची शराब की फैक्ट्री है। देखो महिला को देखो जल्दी जाओ, महिला खड़ी है ना, महिला रक्षक है ना, ठीक है। महिला रक्षक को पास में रखना होगा, देखना उसको जाने पाए। महिला रक्षक के साथ देखो महिला रक्षक के साथ भी रहो, हम भी आ जाओ एक कुछ रखा होगा नहीं, कुछ है यार, केमिकल है क्या है?
पता नहीं क्या चीज लगा। कुछ तो है तो इसमें या तो मिलाते हैं ये लोग। ये वहाँ रखा है, अच्छा देखना पड़ेगा क्या है ये उपयोग। ये नहीं कर रहा होगा महुआ वगैरह, आखिर नहीं मिली है ना। महुआ इतनी बड़ी शराब जो है ना बनती हुई, बताइए कितना अवैध कच्ची शराब का इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया है ना। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बाहर भी रखा हुआ है, निकली हुई जो निकलती जा रही है बाहर भी रखा हुआ है। और देखो आसपास इन्होंने, देखो इसको खोलो, इन्होंने निकली रखी है क्या? नहीं छानने वाली वो बाहर रखे हुए बाहर। केमिकल नहीं केमिकल नहीं है, जो कछू तो है ये बाहर निकलती जा रही है। ये पूरी देखो, ये कुप्पों में अभी गर्मा गर्म अभी किसी ने निकाली है अवैध कच्ची शराब। इन दोनों में ये गाड़ी रखी है। आसपास जरा देखो, खेतों में देखो कहीं आसपास देखो, अन्य और उतार के कहीं रखी तो नहीं है। अंदर देख रही है, अंदर इसकी ओर से जाता है, ये जाली डली हुई है। देखो आराम सोचा तुमने, आराम से गर्म है बहुत, राजकुमार आराम से काट तार डर वो जाली रहती ना, महुआ डालो रहे थे, महुआ सब सही बात है ना, तो यही नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको क्या खाली कर, क्या हो गया? सर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ ली है सर, बिल्कुल चलती हुई भट्टी पकड़ ली है, बहुत सारी दारू है। तो यही चिल्लाई में सर, हाँ सर ये रखा है, इसके अंदर है। और देखो जरा खेतों में घूम के जरा दाएं बाएं और रखा हुआ आगे तक देखो आराम से ना, देखना फसल का नुकसान नहीं हो है ना। हाँ आराम से साइड से चलते हुए देखो। महुआ लाई गांव में सर भट्टी पकड़ी है सर, अवैध दारू पकड़ी है सर, कच्ची शराब बना रहे थे। कौन कौन गिरफ्तार हुआ, कितनी मात्रा में पकड़ेगी, कहाँ कहाँ? इसमें आज मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई और कि ग्राम किलाई में अवैध रूप से कच्ची शराब अभी बनाई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पहले भी कच्ची शराब को लेकर ग्राम किलाई में कार्रवाई की गई थी और आज भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में जैसे ही उनको बताया कि सर यहाँ इस तरह की कच्ची शराब की सूचना है, वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में आवश्यक पुलिस बल के साथ में जब यहाँ दबिश दी तो किलाई गांव में प्रकाश कुचवदिया का जो घर है यहाँ पर अवैध रूप से इस घर में कच्ची शराब बनाने का इनने कारखाना टाइप का ये बना रखा है, जिसमें अवैध कच्ची शराब बना रहे हैं जो कि जान के लिए बहुत घातक है। और इसमें अभी आसपास भी सर्च किया तो बाहर भी 3 कुप्पे बाहर भी मिले हैं शराब के, जो बना के इन्हें पहले निकाल चुके हैं, बाकी अभी ये तैयार कर रहे हैं। इस तरह से ये काफ़ी सारी मात्रा में 50 लीटर के ऊपर 60-70 लीटर के लगभग जो है ना ये अवैध कच्ची शराब बनती हुई ये पकड़ी है। और इसमें इसकी जो महिला है पत्नी, महिला बल के साथ में हमारी जो है वो इसको हम लेके जा रहे हैं और प्रकाश की तलाश में पुलिस पार्टी यहाँ से मैंने रवाना कर दी है। प्रदेश कांग्रेस की महिला महासचिव डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के संबंध में किया गया।
इसके साथ ही आगामी उपचुनाव में उनकी कांग्रेस से दावेदारी के विषय में भी उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही मीडिया के सवालों के उन्होंने जवाब दिए। उनके साथ उनके पति वरुण ठाकुर जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वो भी मौजूद रहे। उन्होंने भी क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ हुआ इस प्रेस वार्ता के दौरान। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि लंबे समय से दमोह में जो गतिविधियां चल रही थी दमोह और पूरे प्रदेश को लेके, पूरे प्रदेश में जैसा माहौल बना है उन सब इश्यूज को लेके हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से पिछले 6 महीने में जो घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके से आपका एक बड़ी लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को कैसे गिराया गया और फिर कैसे वही लोग फिर जीत के आ गए, उन सब चीजों को लेके एक हम लोग परिचर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये हम लोगों के ऊपर ऑनर्स है सारे पत्रकार पे, सारे बुद्धिजीवी वर्ग पे, कि हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है दमोह के लोगों को खासतौर से, कि दमोह से हम एक मैसेज दे सकते हैं कि जो भी लोकतंत्र में की बनाई हुई परंपराओं को तोड़ेगा, जो भी संवैधानिक व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करेगा, उन सब लोगों के लिए पूरा वर्ग इकट्ठा होके उन सब चीजों के लिए रोकने का काम करेगा। तो ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ पे चर्चा करने बैठे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर जया ठाकुर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि जो संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार जो कार्य नहीं हुए हैं वो लागू करवाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की है कि ऐसे लोगों को चुनाव एक तो उस टेन्योर में लड़ने ना दिया जाए, वो जो लड़ भी लेते हैं उनको आयोग घोषित किया जाए। तो इस सब चीज पे डॉक्टर जय ठाकुर बताएंगे। तो इसी मुश्किल को समझते हुए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और इसी सिलसिले में नोटिस भी हुआ है कि अगर कोई भी विधायक चुना जाता है और वो अगर खरीद फरोख्त के चलते पार्टी चेंज करके जाता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए और वो दोबारा से उसी जनता से, जब आप पद का त्याग करके चले गए तो उसी जनता से आप फिर उसी पद पे आने के लिए किस तरीके से, एक तो उन्हें खुद नहीं आना चाहिए इस तरीके से, और अगर ऐसा होता है तो उन पे रोक लगनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हमारी सबकी, आपकी, मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि हमने अगर टीचर को अपॉइंट किया है पढ़ाने के लिए, वो नहीं पढ़ाता है और फिर दोबारा से हमारे पास अगर जॉब मांगने आता है तो हम सबको से इनकार करना चाहिए। इसी तरीके से राजनीति में होना चाहिए। अगर वो अपने पद को संभालने के योग्य नहीं है या वो समझते हैं कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो मुझे लगता है आपको छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को उन्हें मना करना चाहिए। अपना वोट हम इस तरीके से क्यों वेस्ट करें भाई? जब हम किसी को वोट देते हैं तो उसके साथ एक आशा होती है कि बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल बनाएंगे, रोड पे हमारी सड़कें जो है अच्छी हो सकें, हमारे वाहन सुरक्षित रह सकें। आप देखें, आप 5-6 लाख की गाड़ी खरीदते हो, 2 साल में वो ऐसी खटारा टाइप की हो जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? खराब सड़कें। आप कोरोना की जैसी महाबीमारी में जो महामारी पड़ी है उस समय में मेडिकल कॉलेज का वादा लेके ये सत्ता में आए, जीते, और उसके बाद से मेडिकल कॉलेज तो छोड़ ही दो, ये लोगों से मिले भी नहीं, उनके कई लोगों की नौकरी गई, इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं भी नहीं करवाई लोगों के लिए कि भाई उनका जो है सर्वाइवल हो सके। कई लोग ऐसे मेरे पास फोन आते थे कि दीदी हम क्या करें, कहाँ जाएं। मेरी भी मुश्किल ये है कि मैंने अपने स्तर पे करा, कोरोना वार्ड बनाए कई जगह पे, जैसे कि मैं अपने गांव में उस समय थी, तो उस समय हम लोगों ने जितने भी बाहर से मजदूर आ रहे थे पलायन करके या बड़े शहरों में जो जाते हैं, उनके लिए हमने बीच में स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कराए, मास्क को समझाया, रुकने की व्यवस्था कराई। तो ऐसे कई लोग परेशान थे। ये चीज़ें जो एक विधायक को या उस समय पे जो शासन कर रहे हैं उनको करना चाहिए, वो हम जैसे वॉलंटियर्स ने किया। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को हमें नकारना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमें एक नई तरीके की राजनीति चाहिए, क्योंकि आप देखें इंडिया इतनी संपन्न कंट्री है, यहाँ कितने अच्छा वातावरण है। अगर लोग यहाँ अच्छे से काम करें तो अमेरिका भी इससे पीछे हो जाएगा। पर समस्या ये है कि यहाँ कड़ी दर कड़ी इतना करप्शन फैल चुका है और उस कड़ी को हम और आपको ही तोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझें कि हम अपना काम कम से कम अच्छे से करें और सामने वाले से कम क्वेश्चन करें कि आप इस काम को सही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा चेंज होगा। तो मैं चाहूंगी कि इस चीज को आप समझें, और अगर नेक्स्ट इलेक्शन में राहुल इलेक्शन लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका विरोध मैं तो कर ही रही हूँ अपने स्तर पर, क्योंकि अभी देखिए हमारा देश कई समस्याओं से लड़ रहा है। चाहे वो किसान है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति बीमारी से लड़ रहा है, हर माँ जो बच्चों को घर में भी रख रही है तो वो भी परेशान है, बच्चों की एजुकेशन और स्कूल ना जाना और कई सारी समस्याएं हैं।
आप और हम संपन्न हैं। कई लोग आज 2 टाइम की रोटी के लिए भी लड़ रहे हैं, वो भी उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो एटलीस्ट हम सब इस वार्ता का करने का उद्देश्य यही है कि आप अपने मीडियम से, चाहे तो आप पत्रकार से और फ़ोन के जो चैनल्स हैं, या अपनी बात रखें। आज हमारे हाथ में फ़ोन है, एक बहुत बड़ा माध्यम है ये। हमारी बात यहाँ पे हम बात करते हैं और पूरे देश में पहुँच सकती है। तो निश्चित रूप से इन बातों को पहुँचाएं कि हम अपने अधिकारों के लिए सजग बने। अगर हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से कोई नेता, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर सकता है। और दमोह की जनता को जो छला गया है और आपकी जो वोट आपने डाली और वो कई करोड़ों में आगे बिकी, तो ऐसे लोग जब आपका ईमान और उसके बाद वो पद पे आते हैं, आप उस पद के साथ वो कितना न्याय करेंगे आई डोंट नो। और जैसे कि आप जानते हैं कि उनका व्यक्तिगत भी जो चरित्र है वो न्याय करने वालों में से तो है नहीं। उनके ऊपर कई सारे केस भी दर्ज हैं, मतलब इज अ क्रिमिनल अगर हम कहें तो। कोर्ट सेटलमेंट करके उनके साथ जो भी किया, पर कई लड़कियों की उन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करी, जितना मुझे संज्ञान में है। तो ऐसे लोगों को हम अपना नेता और एक आइडियल ना बनाएं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पद पे होता है, अगर हमारे गांव से कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो लोगों को हम बताते हैं बेटा वो देखो उनका लड़का डॉक्टर बन गया, बेटा वो देखो वो नेता बन गया। तो जो नए लोग हैं उन पीढ़ियों के लिए ये लोगों के दिल में ना रहे कि यार राहुल भैया ने 100 करोड़ ले लिए। मतलब आप ये फीलिंग लेके काम करें कि हमें काम करना है और बेटरमेंट के लिए करना है। 100 करोड़ ले लिए के लिए नहीं करना है। क्योंकि अब मैं जो लोगों से बात करती हूँ इन दोनों भाइयों के इंसिडेंट्स के बाद, तो लोग कहते हैं दीदी वो तो इतने पैसे लेके चले गए। मतलब उनको उन्होंने जो गलत किया उसको अगर वो जीतते हैं तो उसको एक वो बना रहे हैं, लोग एक आइडियल ऐसा फॉलो कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद जीत सकते हैं। तो ये जनता को वो करना पड़ेगा दृढ़ निश्चय कि अगर कोई गलत कर रहा है तो ही शुड बी पनिश, नॉट ही शुड बी रिवाइड। और ऐसे करेंगे रिवॉर्ड देंगे हम उनको कि भाई वो गलत करके चले गए, पैसे ले लिए, उसके बाद फिर जीते, तो इससे एक गलत का चलन आगे आएगा। तो इस चीज़ को हमें सब लोगों को रोकना चाहिए और अच्छा जो काम करने की भावना के साथ आगे आए वो ही काम करे, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा काम करेगा। जी, दल बदल को मैंने जो याचिका लगाई थी कि अगर कोई विधायक आता है और अपने कार्यकाल में वो अपने पद को त्याग करके चला जाता है तो निश्चित रूप से उसी कार्यकाल में, उसी पंचवर्षीय में उसे दोबारा इलेक्शन के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। और कोर्ट ने इस मुद्दे को समझते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों है। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी उसका फाइनल फैसला जो है वो कब आता है। अगर वो ऐसा हो जाता है और वो इस चीज़ पर रोक लगाते हैं तो निश्चित रूप से भारत की राजनीति के लिए बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि आज की डेट में ये दल बदल का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और ये समझिए लोग फिराक में रहते हैं चेंज करने की और पैसे लेने की। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। वही पैसा जो वहाँ MLAs को खरीदने में लगाते हैं वही जनता में लगाएं, तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस समय विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही थी, उस समय पिटीशन लगाकर आपने अभी पिटीशन लगाई थी? जी, मैंने उसी समय पिटीशन लगाई थी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मुझे उसका बात समझ आया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। किस स्टेज पर पहुंच चुकी है आपकी पिटीशन की? जी, अभी उसकी हियरिंग हुई थी और उन्होंने कोर्ट ने प्रॉब्लम को समझते हुए इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है और अब नेक्स्ट डेट दी गई है हमको, तो नेक्स्ट मंथ लगेगी। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आगामी दिनों में उपचुनाव भी है, क्या उसके पहले कुछ हो पाएगा? जी, निश्चित रूप से देखिए ये चीज़ मैं बता सकूं ये तो बड़ा मुश्किल है। हमारा काम होता है कोर्ट के सामने ये बात रखना। अब कोर्ट हमें तारीख देता है, उसके बाद जज डिसाइड करेगा कि क्या होता है। तो निश्चित रूप से हम तो कोशिश करेंगे कि अगर ये पहले हो जाए और उसका फैसला पहले आ जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसे लोगों को जो कई जगह और भी देखिए आसाम में है, आप कर्नाटक में है, तो ये चीज़ें रुक जाएंगी और मध्य प्रदेश में भी ये चेंज हो जाएगा। अगर इसमें होता है तो राहुल सिंह को शायद इलेक्शन लड़ने ना मिले। उपचुनाव में क्या आपको प्रत्याशी उम्मीदवार आपने बताएंगे? जी, पता नहीं मैं तो ऐसा है कि अपने आप को प्रत्याशी समझती हूँ और जनता की एक्सपेक्टेशंस है मेरे से। अब पार्टी मुझे कैंडिडेट घोषित करे, ये चीज़ तो पार्टी डिसाइड करेगी।